वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एनसीईआरटी क्लास 9th का अध्याय तीसरे की समरी और थॉर्टिकल पोर्शन। देखिए, इसके अंतर्गत हम भारत का अब्बा पढ़ेंगे और भारत के अब्बा को समझेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने आज के कंटेंट की ओर। तो देखिए दोस्तों, हम समझते हैं भारत के अब्बा को। देखिए, अब्बा शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपव्यय वह प्रक्रिया है जिसमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण पानी पृथ्वी की सतह पर बहता है, फ्लो होता है, और अंत में वो नदियों में, झीलों और महासागरों में पहुंचता है। यह दोस्तों तब होता है जब भूमि में पानी को सोखने की क्षमता से अधिक पानी हो जाता है, यानी कि मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है और सोखने की क्षमता से अधिक पानी होता है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नदी। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं नदियों में क्या होता है, एक मुख्य नदी के लिए क्या होता है, छोटी छोटी धाराएं आकर के एक दिशा में कर मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। और इनका निकास यानी कि लास्ट में ये जो नदी होती हैं, ये बड़े जलाशय, झील या समुद्र या महासागर में मिल जाती हैं, पहुंच जाती हैं। अब देखिए अब्बा द्रोणी, एक नदी तंत्र जिसके अंतर्गत एक नदी की बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं और वो बड़ी नदी जिस क्षेत्र या जल प्रवाहित होता है उसे एक अब्बा द्रोणी कहते हैं। अब देखिए जल विभाजक क्या है। जल विभाजक यानी विभाजक यानी किसी भी चीज़ को बांटना। प्रत्येक वो चीज़ दोस्तों, जैसे कि ऊंचा क्षेत्र हो, ऊंचे पर्वत या उच्च भूमि। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊंचा क्षेत्र है, उच्च भूमि सी नजर आ रही है और पर्वत सा भी कह सकते हैं इसको, जो दो पड़ोसी अपवाद्रोणियों को, यानी कि एक धारा आपकी ये बह रही है और दूसरी धारा ये बह रही है, दो पड़ोसी अपवाद्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, यानी कि जल को बांटने वाली। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाद्रोणी जो है वो आपकी नर्मदा नदी है। अब भारत में किस नदी की अपवाद्रोणी सबसे बड़ी है, ये बात करें तो मैं आपको बता दूं, भारत में गंगा नदी की अपवाद्रोणी सबसे बड़ी है, जो लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है दोस्तों? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है और इससे हिमालय से निकलने वाली 12 मासी नदियां जो 12 महीने बहती हैं हिमालय से, जो हिमानियों के जरिए, बर्फ के पिघलने के जरिए जो पानी आता है उसके कारण, वर्षा के जल के कारण 12 मासी नदियां बहती हैं। और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में अब्बा तंत्र। देखिए भारत में अब्बा तंत्र के नियंत्रण के दो मुख्य कारक हैं और भौगोलिक आकृति के द्वारा उसको समझ सकते हैं। पहला कारण आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियां, या मैंने भारत के भौगोलिक बंटवारे का यानी कि भारत के भौगोलिक विभाजन का चित्र लगाया है, आप देख सकते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार है आपका, जो ट्राइंगल स्वरूप है, उससे निकलने वाली नदियां। अब सबसे पहले हम हिमालय से निकलने वाली नदियां देखेंगे। देखिए मैंने आपको लोगों को बता चुका, बर्फ पिघलती है और वर्षा के कारण हिमालय से जो नदियां होती है 12 मासी बहती हैं और इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों के पिघलने से हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की अगर मुख्य नदियों की बात करें दोस्तों, तो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से आपकी निकलती हैं। अब देखिए गौर्ज क्या होता है। गौर्ज क्या होता है दोस्तों, जब कोई नदी तीव्र प्रवाह से बहती, फ्लो होती हुई बहती है और रास्ते में पहाड़ पर्वत पड़ते हैं तो वो उसे काटती हुई निकल जाती है, वो गौर्ज होता है। तो देखिए हिमालय के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां आपकी, जैसे कि सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, एवं नदियों ने जो पर्वतों को काटकर गौर्जों का निर्माण किया है, वो आपके गौर्ज कहलाते हैं। एक चीज बता दूं दोस्तों कि पहाड़ियों में पर्वतों के बीच एक सक्रिय और गहरी घाटी होती है जिसकी दीवार खड़ी और चट्टानी होती है गौर्ज की। गौर्जों का आकार आई के समान माना जाता है। इससे पानी के बहाव और भूवैज्ञानिक कटाव की क्रिया प्रमुख रूप से होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय की नदी की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का निर्माण करती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नदी के स्रोत से नदी निकली, तो हिमालय की नदी अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक काफी लंबा रास्ता तय करती हैं और ये अपने मार्ग के ऊपरी हिस्से में, यानी कि इस वाले हिस्से में, ऊपरी हिस्से में तीव्र अपर्दन यानी तीव्रता से बहती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में शिष्ट, बालू या गाद जैसी चीजें लेकर के आती हैं। और मध्य यानी कि बीच वाले भाग में ये नदियां विसर्प यानी कि सांप जैसी आकृति आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस प्रकार से सांप जैसी आकृति बन रही है, विसर्प की आकृति। और गोखुड़ झील यानी गाय के खुर जैसी या घोड़े के नाल जैसी
आकृति बनाती है और बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टा, ये आप देख रहे हैं पूर्ण विकसित डेल्टा है, ट्रायंगल स्वरूप होता है, पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण करती है। और मैं आपको बता दूं डेल्टा क्या है, त्रिभुजाकार आकृति है, वह मैदानी क्षेत्रों में होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। ओके दोस्तों, और काफी उपजाऊ भी ये डेल्टा आपका माना जाता है। अब देखिए प्रायद्वीपीय नदियां, देखिए प्रायद्वीपीय नदियां, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है दोस्तों मौसमी होती हैं, वर्षा के कारण उत्पन्न होती हैं और इनका प्रभाव वर्षा पर ही निर्भर करता है। और शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, राजस्थान में आपकी एक नदी है घग्गर, जो आपकी शुष्क मौसम में तो सूख जाती है और जब बरसात पड़ती है तो ये पाकिस्तान के बहावलपुर तक और मीरपुर तक ये आपकी नदी बहती है। देखिए हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप की नदियों की लंबाई कम होती है क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर होती हैं और इनका जो ढाल होता है, बहाव क्षेत्र भी कम होता है। यानी कि ढाल का मतलब है, आप देखिए किसी चीज का ढाल ऐसा है एकदम, तो यहाँ एकदम फ्लुएंट नदी बहेगी। अब किसी चीज का ढाल ऊपर ऊबड़ खाबड़ है तो फ्लुएंट रूप से वो नदी नहीं बह सकती, कहीं पर नीचा कहीं पर ऊंचा है तो फ्लुएंट रूप से वो नदी नहीं बह सकती। तो प्रायद्वीपीय नदियों का ढाल भी अच्छा नहीं है, उनकी लंबाई भी कम है और वो छिछली हैं और वर्षा पर वो नदियां आधारित हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में और कुछ बताता हूँ। प्रायद्वीपीय नदियों से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं इसकी नदियां तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। और दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं, तो आसानी से पहचान सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो देखिए भारत को ही बांटते हैं भौगोलिक आधार पर, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हिमालय की नदियों वाला क्षेत्र आ जाता है, फिर उसका उत्तरी क्षेत्र आ जाता है जिसमें एक आर कह रहा है कि केंद्रीय भूमि से निकलने वाली नदियां। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय भूमि से निकलने वाली नदियों में आप देख सकते हैं चंबल है, बेतवा है, नर्मदा है, आपकी तापी है, ये आपकी जो है आपकी जो केंद्रीय भूमि से निकलने वाली नदियां हैं। और देखिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर भारत के नक्शे की बात करें इस प्रकार, तो प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा आपका ट्रायंगल स्वरूप है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इस तरफ हमारा पूर्वी घाट है और इस तरफ हमारा पश्चिमी घाट है। इस तरफ हमारी बंगाल की खाड़ी है, जैसे कि आप नक्शे में भी देख पा रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ आपका अरब सागर है। ओके दोस्तों, तो क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। किस घाट से निकलती हैं? इस घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी यानी कि इस तरफ मिल जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नर्मदा और तापी ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो नदियां आपकी जा रही हैं, बह रही हैं, किस तरफ बह रही हैं? पश्चिम की ओर। और किस तरफ मिल रही हैं? आपकी अरब सागर में ये नदियां आपकी मिल रही हैं। ओके दोस्तों देखते हैं, देखिए हिमालय की नदियां, हिमालय जो कि आपके भारत का मस्तक कहा जाता है, हिमालय की नदियां आप लोग देख सकते हैं। हिमालय की नदियों में क्या, सिंधु नदी है आपकी, यमुना यहीं से निकल रही है, गंगा निकल रही है, घग्गर निकल रही है, गंडक निकल रही है, कोसी निकल रही है और आपकी ब्रह्मपुत्र नदियां। तो ये जो नदियां होती है लंबी नदियां होती हैं एवं और जो होती हैं अनेक महत्वपूर्ण होती हैं और इनकी जो बड़ी सहायक नदियां आकर के इनमें मिलती हैं। नदी तंत्र के विषय में आप लोगों को बता चुका, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियां जो होती हैं वो सारी की सारी नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों में हम सबसे पहले सिंधु नदी पढ़ेंगे। सिंधु नदी के उद्गम की अगर बात करें तो आप मानचित्र में इसको अच्छे से देख सकते हैं। सिंधु नदी का उद्गम आपकी हिमालय से मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है और ये नदी यहाँ से निकल करके आप देख सकते हैं ये आपकी पश्चिम की ओर बह रही है। पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख के समीप ये प्रवेश करती है और इस भाग में ये बहुत ही सुंदर दार्शनिक गार्ड यानी कि रास्ते का निर्माण करती है। और इस क्षेत्र में बहुत सी नदियां आकर के, जैसे कि आप देखते हैं जास्कर श्रेणी है, तो जास्कर नदी, नूब्रा, श्योक और हुंजा जो है इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी क्या है दोस्तों, बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए, यानी कि ये नदी आपकी बह रही है बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए, ये आपकी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर आपकी निकल जाती है और पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। आगे देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको सिंधु नदी में ही, सिंधु नदी की काफ़ी सारी सहायक नदियाँ, सतलुज है, रावी है, चेनाब है, चिनाब है, झेलम है, जो पाकिस्तान में पठानकोट के पास सिंधु नदी में ये आकर के आपकी मिल जाती हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद ये नदी दक्षिण दिशा की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूरब की ओर अरब सागर आप देख रहे हैं, नीचे अरब सागर में ये नदी मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है दोस्तों काफ़ी धीमा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एकदम फ्लुएंट ढाल नहीं है जो पानी एकदम बहता रहे। ढाल इसका उबड़ खाबड़ है और काफ़ी ढाल इसका धीमा है। देखिए सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग आपके भारत के जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल तथा पंजाब में और बाकी बचा हुआ भाग जो है पाकिस्तान में है। और 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी आपकी मानी जाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले पेज की ओर। तो देखिएगा, देखिए सिंधु जल समझौता,
देखिए सिंधु जल समझौते के बारे में मैं आपको बता दूं, सिंधु जल समझौता हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। फिलहाल पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों की वजह से भारत ने सिंधु जल समझौते को नकार दिया है, पाकिस्तान को पानी देने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी हैं दोस्तों। ये समझौता दोस्तों आप डेट नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 19 सितंबर 1960 को। कौन सी डेट को? 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था। और 2900 किलोमीटर सिंधु नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदियों में शामिल है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आया कि विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में बहती है। और सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, पर सबसे लंबी नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखिए गंगा नदी तंत्र। अब देखिए हिमालय नदियों के अंतर्गत, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत हमने पहली नदी पढ़ ली। पहली नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। अब हम हिमालय से निकलने वाली नदियों में दूसरी नदी पढ़ रहे हैं, गंगा नदी। तो देखिए गंगा नदी की जो मुख्य धारा आपकी भागीरथी है, कौन सी? भागीरथी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भागीरथी किससे निकल रही है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तथा अलकनंदा जो है आप लोग देख सकते हैं, अलकनंदा जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में यहाँ इससे मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं देवप्रयाग के निकट ही मिल रही है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में आपकी प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से प्रमुख नदियों में आप यमुना को देख सकते हैं और घाघरा को देख सकते हैं, गंडक तथा कोसी को देख सकते हैं, जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं आपकी। यमुना नदी क्या है? हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, आप देख सकते हैं यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे यानी कि राइट हैंड पर समानांतर यानी कि पैरेलल आप देख सकते हैं। गंगा के पैरेलल ये नदी आपकी बह रही है और गंगा नदी भी बह रही है। गंगा के पैरेलल बहती हुई ये नदी इलाहाबाद में जो है गंगा में ये नदी आपकी मिल जाती है। ओके दोस्तों, देखिए आप मैप पे भी देख सकते हैं, जो नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो आप देख सकते हैं कि घाघरा है, गंडक है और ये आपकी कोसी, 1, 2 और तीनों नदी आपकी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। और देखिए प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ ले आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे तो ऊपरी क्षेत्र जो है वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है और बीच का हिस्सा आपका उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान में ये तीनों नदियां क्या करती हैं? बड़े पैमाने पर घाघरा है और गंडक है, कोसी है, बड़े पैमाने पर बाढ़ ले आती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों ये वो नदियां हैं दोस्तों जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं और जिससे कृषि योग्य भूमि आसानी से मिल जाती है और कृषि यानी कि फसलों का उत्पादन हो जाता है। कृषि योग्य मिट्टी को लाने वाली मुख्य रूप से ये नदियां मानी जाती हैं, यानी कि महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब देखिए भारत में एक योजना चली थी जिसका नाम था नमामि गंगे परियोजना। अब नमामि गंगे परियोजना के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। ये परियोजना आपकी जून 2014 में चालू हुई थी। कब चालू हुई थी? जून 2014 में। ओके दोस्तों, ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य है, यानी प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण और उसके कायाकलाप को पूरा किया जा सके। यानी शॉर्ट में समझें तो भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से नमामि गंगे परियोजना आपकी स्टार्ट की गई थी। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए गंगा नदी तंत्र को थोड़ा और समझना बाकी रह गया है। बाएं यानी कि राइट हैंड साइड के किनारे सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा नदी पूर्व दिशा में आप देख सकते हैं गंगा नदी। ये रही आपकी गंगा नदी पूर्व दिशा में आपकी पश्चिम बंगाल में फरक्का तक बहती है। आप देख सकते हैं ये आपकी गंगा नदी, ये पूर्व दिशा में फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। यहाँ यह नदी 2 भागों में बट जाती है, भागीरथी हुगली और दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आप लोग शॉर्ट में समझना चाहें दोस्तों तो मैप की सहायता से समझ सकते हैं। आप देखिए गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से होते हुए दोस्तों ये नदी आपकी बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ बांग्लादेश में जा रही है और बांग्लादेश में जाकर के यहाँ पर इस जगह पर दोस्तों ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ गंगा नदी आपकी दोनों मिल गई और यहाँ से आप कर ये यहाँ पर की ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में बह गई और यहीं पर ये नदी एक डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ओके दोस्तों, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो मैंने आपको बता दिया, एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है, ये बता दिया। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताना रह गया कि अंतिम चरण में गंगा और यमुना समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए गंगा नदी आपकी आ रही है, गंगा नदी आपकी बहती हुई आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपकी इस जगह पर पहुँच गई।
यहाँ पर ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, और ऊपर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ये दोनों नदियाँ आपकी आकर के मिली, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर ये मेघना के नाम से जानी जाती है, और यहीं पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, और लास्ट में बे ऑफ बंगाल मिल जाती हैं। अब देखिए सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पर सुंदरी वनस्पति या सुंदरी पादप पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन पड़ा था। और सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा है, वो तेजी से बढ़ने वाला यानी तेजी से ग्रोथ करने वाला डेल्टा है, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। अब देखिए गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर से अधिक है, और आप लोग चित्र में देख भी सकते हैं। ये नदी गंगा के अब्बा तंत्र को यानी कि हम गंगा के अब्बा तंत्र को मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अम्बाला नगर जो है दोस्तों सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ओके दोस्तों, अम्बाला से लेकर के सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट दोस्तों मुश्किल से 3000 मीटर है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रति 6 किमी की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, यानी कि ढाल जो काफ़ी आपका एकदम फ्लुएंट नहीं है जैसे पानी लगातार बह सके, यानी कि 1 मीटर ढाल में गिरावट है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प आपके विसर्प मैंने आपको बता दिया, सर्प जैसी आकृतियाँ बन जाती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ गएंगे। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं आपको बता दूं, मैप में आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए आप यहाँ देखिए तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीकी से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ओके दोस्तों, और ये नदी आपकी निकलने के बाद आपकी काफ़ी लंबाई तक बहती है, पर भारत में इसका काफ़ी कम हिस्सा आप लोग देख सकते हैं प्रवाहित हो रही है, पर ये भारत के बाहर वाड़े प्रवाहित हो रही है। अधिकतर मार्ग इसका भारत से बाहर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के समानांतर पैरेलल पूरब की ओर बहती है। एक शिखर है जिसका नाम है नामचा वर्मा शिखर। नामचा वर्मा शिखर के पास पहुंच करके अंग्रेजी के यू आकार जैसा अक्षर होता है उस जैसा मोड़ बनाती है, आप देख सकते हैं यू जैसा मोड़ बना रही है। और भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौड़ यानी कि चट्टानों को काट करके रास्ता बनाया है, उसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती हैं। और यहाँ इस नदी को दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग है, और आप लोहित है, कैनुला और दूसरी नदियाँ इससे आकर के मिलती हैं, और असम में इस नदी का नाम आपका ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, और ये उत्तर पूर्व दिशा में फैल जाती हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में अगर देखें, तिब्बती क्षेत्र में इस नदी का नाम अलग है सागपो, और बांग्लादेश की तरफ जो ये निकलती है लास्ट में यहाँ से बांग्लादेश की तरफ जा रही है, तो बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। और दोस्तों उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट डस्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहा करके लाती है, जिससे इसके रास्ते में सिल्ट डस्ट जमा हो जाती है, जिससे बार बार इस नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, धारा के मार्ग में बार परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जो भी नदी ज़्यादातर मात्रा में सिल्ट कचरा डस्ट बहा करके लाएगी तो उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, और उस नदी को बार बार अपना रास्ता बदलना पड़ेगा प्रवाहित होने के लिए। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। देखिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपका नीचे की तरफ पड़ता है कुछ इस प्रकार से, और ये ट्राइंगल स्वरूप है। तो यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ दो प्रकार की नदियाँ, एक तो पश्चिमी घाट में आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं, दूसरा आपकी एक तो पूर्वी घाट वाली तो दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं, और पश्चिमी घाट वाली आपके अरब सागर में जाकर के मिलती हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? इस वाले घाट द्वारा। आप लोग मैप में देख सकते हैं पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रायद्वीपीय भाग की पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। सबसे पहले पूरब की ओर यानी कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं यानी पूरब दिशा की ओर बह रही हैं, उन नदियों की बात करें तो उन नदियों में सबसे पहले आपकी आ जाती है महानदी। कौन सी है दोस्तों जो नदी आपकी पूरब की ओर बह रही है? सबसे पहले महानदी है आपकी। फिर आपकी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी। फिर आपकी आ जाती है कृष्ण नदी। फिर कावेरी जो पूरब की ओर बहती हैं, और बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि त्रिकोणीय डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। अब बात करें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की, तो इनमें सबसे बड़ी नदी आपकी है पश्चिम की ओर जो नदी बह रही है वो नर्मदा नदी है, और दूसरी पश्चिम की ओर जो नदी बह रही है वो ताप्ती नदी है, जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और लास्ट में ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं। अब देखिए ज्वार नदमुख क्या होता है? ज्वार नदमुख की इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऐसा क्षेत्र है जब नदी का जो मीठा पानी है समुद्र के खारे पानी में मिलता है, तो उस जगह क्या निर्माण होता है? ज्वार नदमुख का निर्माण होता है, और ये ज्वार भाटा से प्रभावित होता है। एक आंशिक रूप से बंद तटीय जल निकाय होता है,
जो खुले समुद्र से जुड़ा होता है। खुले समुद्र से जुड़ा हुआ तो किसी प्रकार की जो गाद है, शिष्ट है और आपकी बालू है वो रास्ते में जमा नहीं होती है, डायरेक्ट आकर के समुद्र में गिरती है। जिस प्रकार आपने देखा ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में डस्ट सिल्ट जमा हो रही थी, जिस कारण ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को बार बार अपना रास्ता परिवर्तित करना पड़ रहा था। ऐसा नर्मदी और तापी नदी के साथ नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर का जो भी गाद डस्ट सिल्ट आती है वो सारी की सारी आपकी समुद्र में चली जाती है। ओके दोस्तों, एक बात और बता दूं यहीं पर कि प्रायद्वीपीय नदियों की जो अवबाध द्रोणी हैं आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखिएगा, देखिए नर्मदा नदी, चित्र में आप लोग नर्मदा नदी को देख पा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया नर्मदा नदी आपकी जो है पश्चिमी ढाल से समुद्र में यानी अरब सागर में मिलती है और मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हुई समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। और जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाढ़ से बहती है, जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गुजरती है। ओके दोस्तों, और वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण भी ये करती है। नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनमें से अधिकतर समकोण यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर मुख्य धारा से मिलती हैं। ओके दोस्तों, एक योजना स्टार्ट की गई थी नमामि देवी नर्मदा योजना। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, नमामि देवी नर्मदा योजना 11 दिसंबर 2016 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के जल के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नदी को प्रदूषण मुक्त करना और उसके किनारों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जैविक खेती और जल संरक्षण को बढ़ावा देना था। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप नर्मदा देवी नर्मदा योजना जो थी उसको समझ गए होंगे। स्टार्टिंग की डेट लिख लीजिएगा 11 दिसंबर 2016। आगे बढ़ते हैं। देखिए तापी द्रोणी, देखिए तापी नदी, ये हम प्रायद्वीपीय जो पठार है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चल रहे हैं। तापी नदी, दो नदी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। पहली नदी पढ़ ली हमने इसमें नर्मदा नदी, दूसरी नदी है तापी नदी। तापी नदी का उद्गम भी जो है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ी जो श्रृंखला है वहाँ से इसका माना जाता है। और यह नदी नर्मदा नदी के समानांतर यानी कि नर्मदा नदी के पैरेलल ही ये भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए राजस्थान का नक्शा जो है विषम कोणीय चतुर्भुज माना जाता है, उसके जस्ट नीचे आपको गुजरात पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इनकी द्रोणी है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। और अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम मानी जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ आपकी साबरमती भी मानी जाती है, माही, भारतपुंजा और पेरियार। ओके दोस्तों, आगे देखिए प्रायद्वीप की अगली नदी आपकी गोदावरी नदी, जो कि आप मैप में देख पा रहे हैं। अब देखिए इस नदी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया ये नदी आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और बहकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दोस्तों इस नदी का जो अब्बा तंत्र है वो सबसे बड़ा है और ये नदी द्रोणी का 50% हिस्सा जो है आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, बड़दा, प्रियंता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। और इसमें अंतिम 3 नदियाँ हैं दोस्तों, वेनगंगा, मेनगंगा और मांजरा, ये सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर प्रश्न आए कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए महानदी, महानदी की बात करें दोस्तों तो देखिए आप मैप में देख सकते हैं, आपके पूर्वी तट पर या पूर्वी घाट पर आपको महानदी आपको दिखाई दे रही होगी मानचित्र में। ये रही आपकी महानदी। तो देखिए इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तथा उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई मात्र 860 किलोमीटर है। इसकी अब्बा द्रोणी आपकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अब देखिए अगली नदी देखते हैं कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय नदियों में कृष्णा नदी देखते हैं। देखिए ये पश्चिमी घाट से आपकी महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर आपकी 1400 किलोमीटर बहकर यानी कि यहाँ से निकल करके 1400 किलोमीटर बहकर बे ऑफ बंगाल में आपकी खाड़ी में गिरती है। और तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसकी द्रोणी जो है प्रवाह क्षेत्र आपका फैला हुआ है। अब देखिए कावेरी नदी। कावेरी नदी को मैंने चित्र में दिखाने के लिए काफ़ी जूम करके चित्र को लिया। आप देख सकते हैं कावेरी नदी जो पूर्वी तट पर स्थित है, लास्ट में आपकी बंगाल की खाड़ी में ही जा करके मिल रही है। तो बता दूं तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी है।
इसकी द्रोणी दोस्तों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई है। अब देखिए यहाँ पर शिव सुंदरम जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शिव सुंदरम जलप्रपात। दोस्तों इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ हैं जो पूरब की ओर बहती हैं। ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि जितनी भी बड़ी नदियाँ मैंने आपको बताई, कृष्णा नदी बताई, आपकी कावेरी नदी बताई, गोदावरी नदी बताई, महानदी बताई, इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और हैं जो आपकी पूरब की ओर बहती हैं। उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा, पर पहले कावेरी द्रोणी समझ लेते। कावेरी नदी, तो दोस्तों इसकी जो द्रोणी है कावेरी नदी की, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत फैली हुई है। अब शिव सुंदरम जलप्रपात देखिए, यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस जलप्रपात के पास दोस्तों एशिया का सबसे पहला जल विद्युत पावर स्टेशन जो 1902 में बना था स्थापित किया गया, जिसका नाम है शिव सुंदरम जलप्रपात। सन यहाँ पर दी गई नहीं है, आप लोग लिख लेना, 1902 में स्थापित हुआ था। ओके दोस्तों, शिव सुंदरम जलप्रपात 1902 में स्थापित हुआ था। अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप लोग लिख लीजिए कुच्चीकल जलप्रपात। कुच्चीकल जलप्रपात मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लिखना ना आए तो आप लोग लिख सकते हैं कुंचिकल जलप्रपात। देखिए कुंचिकल जलप्रपात मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, कुंचिकल जलप्रपात। ओके दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक के शियोंगा जिले में बरा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 455 मीटर है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जल। देखिए भारत जो पृथ्वी के धरातल पर जो लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन 97% जो भाग है वो लवणीय है, यानी पीने युक्त नहीं है, खारा है। और मात्र कुछ प्रतिशत जल ही आपका अलवणीय जल है जिसे पी सकते हैं। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। ओके दोस्तों, अब बात करें झीलों की, तो दोस्तों पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग यानी गड्ढे वाले भाग जहाँ जल जमा हो जाता है, यानी कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं कि गड्ढे वाले भाग है जहाँ पर जल जमा हो गया, तो ये क्षेत्र क्या कहलाती हैं? झीलें कहलाती हैं। ओके दोस्तों, किसके अंतर्गत आती है? क्षेत्र झीलों के अंतर्गत आती है। और देखिए कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे दोस्तों, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शिकारगाह दोस्तों जहाँ लोग शिकार करने के लिए शिकार करने के लिए जाते थे अंग्रेज लोग, वो आपके शिकारा कहलाते थे। ओके दोस्तों, डल झील आपकी काफ़ी प्रसिद्ध झील है, इसके बारे में आप शायद पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। काफ़ी लोग भारत में एक वर्ष में हजारों की तादाद में लोग कश्मीर में डल झील को घूमने के लिए जाते हैं। ओके दोस्तों, ये हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली झीलों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। देखिए इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर गए होंगे जहाँ पर नौका यानी कि नाव और तैराकी और अन्य जलीय खेलों का पूर्ण आनंद लिया होगा। दोस्तों कल्पना करने के लिए कहती है आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक की, आप कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या वो उतनी आकर्षित होते? तो दोस्तों इसका जवाब मेरे अकॉर्डिंग तो ये होगा कि अगर वहाँ पर झीलें नहीं होती तो शायद वो क्षेत्र इतने आकर्षित ना होते। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झील महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। पीने के लिए पानी मिल जाता है के दोस्तों, और जो खारी झीलें होती हैं उनसे नमक में प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार मनुष्य के लिए एक संसाधन के रूप में भी झीलें कार्य करती हैं। उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं अपने। देखिए झीलें, भारत में ही बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे के मतलब आकार में और अन्य लक्षणों में भिन्न है। दोस्तों यहाँ पर भारत में कुछ स्थायी झीलें हैं और कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही जिनमें पानी पाया जाता है। कुछ स्थायी झीलें हैं और कुछ झीलों में आपकी वर्षा ऋतु के अंतर्गत ही पानी पाया जाता है। अब देखिए अंतर्देशीय अब्बा वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें हैं। अब क्या अंतर्देशीय यानी कि देश के अंतर्गत अब्बा वाले अर्धशुष्क क्षेत्र, तो अंतर्देशीय भाग वाले क्षेत्रों में जो झीलें हैं वो मौसमी होती हैं, यानी बरसात के जल पर निर्भर होती हैं। उदाहरण के लिए आप राजस्थान की सावर झील देख लीजिए, जो एक लवण जल वाली यानी खारे पानी वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए हिमानियों और बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित झीलें। हिमानियों और बर्फ की चादर से झीलें होती हैं, उनमें ज़्यादातर पानी भरा रहता है। या कुछ ऐसी झीलें दोस्तों जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ, जैसे कि आप नैनीताल और आप देवताल इन दोनों को देख सकते हैं। नैनीताल और देवताल नामक झीलों को आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये दोनों झीलें आपकी
जिस प्रकार इस झीलों का निर्माण हुआ है वो झीलों का निर्माण आपका हिमानियों के द्वारा हुआ है। देखिए भारत में हिमानियों, ग्लेशियर और बर्फ की चादरों की क्रिया से बनी झीलों के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं नैनीताल और देवताल। नैनीताल क्या है दोस्तों, ये कुमाऊं हिमालय में स्थित प्रमुख हिमानी झील है। और देवताल की बात करें, भारत की सबसे ऊंची हिमनद झील जो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। देखिए दोस्तों, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी है जब हिमानियों ने या कोई गहरी द्रोणी गहरी बनाई जाए जो बाद में हिम पिघलने से भर गई है। ओके दोस्तों, किसी क्षेत्र में शिलाओं और मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद जाएं तो दोस्तों वहाँ भी झील का निर्माण हो जाता है। अब देखिए तीसरी प्रकार की झीलें होती हैं वायु, नदियों, मानवीय क्रियाओं के कारण निर्मित होती हैं। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण दोस्तों मैंने आपको बता दिया वायु, नदी और मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है। जैसे कि आपकी राजस्थान में नक्की झील है, इसके बारे में ऐसा माना जाता है जो पर्वत पर स्थित है माउंट आबू पर, कि इसको देवताओं ने अपने नाखूनों से नोच करके बनाया है। ओके दोस्तों, विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील यानी कि गाय के खुर जैसी झील। इस पर बार रोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और तथा कोलेट झील। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, झीलें ही देखते हैं। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय में हैं और ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में तब बनी है जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई गई जो बाद में हिमालय के पिघलने से और किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गए। ओके दोस्तों, इसके विपरीत आप बात करें जम्मू तो कश्मीर की, तो बुलट झील जो है भूगर्भीय क्रिया से बनी है। किसके द्वारा बनी है? भूगर्भीय क्रिया से। देखिए भूगर्भीय क्रिया से टेक्टोनिक झीलें, आपकी ज्वालामुखी झीलें, हिमानी झीलें और उल्कापिंड झीलें बनती हैं। जम्मू कश्मीर की जो बुलट झील है वो टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बनी है। ये जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है। ये मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील हुई, आपकी भीमताल हुई, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील आपकी मानी जाती हैं। अब बात करें यहाँ पर आपकी, इसके अतिरिक्त कुछ जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाए गए हैं, यानी कि पानी के द्वारा बिजली उत्पन्न करने के लिए नदियों पर जिनका प्रवाह तेज होता है उन पर बांध बनाए जाते हैं। ऐसा ही एक बांध आपका गुरु सागर भाखड़ा नाकर परियोजना में गुरु सागर बांध आपका बनाया गया, जिससे कि जल को उत्पन्न किया जा सके। देखिए दोस्तों, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपका गुरु गोविंद सागर जो नदी थी आपकी, उस पर जो झीलों के यानी कि नदी पर आपके एक बांध का निर्माण किया गया, तो गुरु यानी भाखड़ा नाकल बांध, जिसको बांध बनाने से वहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया, जिसे हमारी गुरु गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये मानव निर्मित झील है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके दोस्तों, ऐसे ही आपके निजाम सागर है जो तेलंगाना में, काफ़ी सारी झीलें हैं और भी, राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में है, हीराकुंड ओडिशा, ये झीलें जिन्हें जलाशय भी कहते हैं। बिजली उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन और बाढ़ नियंत्रण जैसे उद्देश्यों के लिए बांधों पर ये झीलें अधिकतर बनाई जाती हैं। ओके दोस्तों, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। ओके दोस्तों, आप लोग ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखिए नदियों की अर्थव्यवस्था महत्व। अर्थव्यवस्था महत्व तो दोस्तों उद्योगों के लिए नदियों की जो झीलें होती हैं उनकी आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें कुछ खारी झीलों से नमक मिलता है और कुछ झीलों से मछलियाँ मिलती हैं व्यापार के लिए। ओके दोस्तों, देखिए संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक भी है। यही कारण है कि नदियों के तट से प्राचीन काल से ही आदिवासियों जो प्राचीन काल से निवास कर रहे थे को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव अथवा बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं आजकल जो नदियों के सारे शहर बसते थे। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए, अपने जीविकोपार्जन के साधन के लिए कृषि पर निर्भर है, सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ओके दोस्तों, और पानी के बिना तो दोस्तों इस ज़िंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। तो बता दूं दोस्तों, देश में नदियों की सफाई करने का कार्यक्रम जो शुभारंभ हुआ था 1985 में हुआ था, जो गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य जो था दोस्तों, नदियों के जल प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नदी प्रदूषण को कम करना। देखिए
नदी का जल है वो घरेलू चीज़ों में, औद्योगिक चीज़ों में, कृषि करने के लिए प्रत्येक चीज़ों में काम आता है। और दोस्तों इतनी सारी चीज़ों में जो नदी का जल काम आता है उससे नदी के जल की मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ने के कारण दोस्तों नदियों के जल से अधिक जल की निकासी होती है, यानी ज़्यादा जल निकाला जाता है, जिससे नदियों का जो आयतन होता है घट जाता है। दूसरी ओर दोस्तों उद्योगों का जो प्रदूषण होता है और जो कचरा होता है, डस्ट मटेरियल होता है, वो नदियों में जाते हैं और ये जल की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक चीज़ बताऊं दोस्तों मैं आपको, समुचित जल प्रवाह जो होता है, गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। तनु करके समाहित करने वाली बात को मैं आपको बता दूं, अच्छे से समझा दूं। तनु करके समाहित करना यानी कि जल को शुद्ध करना, यानी कि आप कह सकते हैं गंगा नदी के पर्याप्त जल प्रवाह और जल की क्षमता के कारण वे अपने आसपास के लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़े शहरों द्वारा छोड़े गए प्रदूषण और गंदगी को अपनी विशाल मात्रा से पतला करके या उसे समाहित करके अवशोषित कर सकता है, जिससे प्रदूषण का भार कम होता है। या ऐसे समझिए, नदी के विशाल जल भंडार के कारण उस गंदे पानी की सांद्रता कम हो जाती है। नदी के पानी की अधिक मात्रा उस गंदे पानी को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में फैला देती है, जिससे वह कण हिम हानिकारक नहीं रह जाते। दोस्तों नदी के पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक क्रियाएं उन गंदगी को तोड़ने व अवशोषित करके या कम करती हैं। इससे प्रदूषण पदार्थ जो होते हैं धीरे धीरे कम हो जाते हैं और उनका प्रभाव दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाता है। पर दोस्तों लगातार प्रदूषण बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। दोस्तों नदी को जो तेज प्रवाह वाली नदी है वो 20 किलोमीटर के क्षेत्र को तब साफ कर पाएगी जब उसे कुछ समय के लिए रुकना भी होगा। लगातार अगर प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो वो उसको साफ नहीं कर पाएगी। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक सारी कार्य योजनाएं लागू करने की आवश्यकता है। नदी के प्रदूषित जल से हमारे स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी सारी बीमारियां फैलती हैं। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।